नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अरुण जेटली बनाम अरविंद केजरीवाल की सनसनी पुरानी हो गई है, लेकिन तमाशा जस का तस है। अदालत, जांच आयोग, संसद और एक प्रदेश सरकार के कई पहलू इस तमाशे से जुड़े हैं। हिसाब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस दिन डीडीसीए का मामला हाथ में लिया था, उसी दिन अरुण जेटली को सतर्क हो जाना था। अरविंद केजरीवाल मौके के इंतजार में थे। जो ही उनके प्रमुख सचिव पर सीबीआई ने छापा मारा, केजरीवाल ने मौका लपका। पहले दिन नरेंद्र मोदी को कायर व मनोरोगी, तो दूसरे दिन अरुण जेटली को भ्रष्ट बताया। जेटली पर केजरीवाल के हमले ने मोदी सरकार और भाजपा दोनों को दुविधा में डाला, इसलिए कि क्रिकेट और डीडीसीए के मामले में सरकार व भाजपा कैसे ये स्टैंड ले सकती है कि उसमें गड़बड़ी नहीं हुई होगी। भाजपा के अपने सांसद कीर्ति आजाद सालों से क्रिकेट डीडीसीए में भ्रष्टाचार की जांच को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने अरुण जेटली पर आरोप नहीं लगाया, पर डीडीसीए में गड़बड़ियों की ढेरों बातें बताई, सीबीआई जांच की मांग की। यह बात उन्होंने लोकसभा में भी उठाई। तभी मोदी सरकार और भाजपा का मोटे तौर पर स्टैंड है कि क्रिकेट और डीडीसीए के मामले से सरकार का क्या लेना देना है। अब क्योंकि अरुण जेटली खुद अदालत में चले गए, इसलिए लड़ाई अकेले अरुण जेटली की हो गई है। क्या नहीं? सवाल यह भी है कि इस लड़ाई में सत्व तत्व की बातें क्या है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। आम इंतखाबात अभी काफी दूर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से मुकाबले के लिए अपनी पोजीशनिंग शुरू कर दी है। हाल में हुए पार्टी के हिकमत अमली से मुतालिक इजलास में तय हुआ है कि कांग्रेस किसी भी बीजेपी मुखालिफ पार्टी के लिए स्पेस नहीं छोड़ेगी, चाहे वो हिमायती ही क्यों न हो। तभी कांग्रेस ने इस बात को लेकर जोरों शोर से तशहीर शुरू कर दी है कि बीजेपी से सिर्फ कांग्रेस ही लड़ सकती है। राहुल गांधी 2 दिन के लिए अमेठी गए तो उन्होंने कई जगह कहा कि कांग्रेस ही बीजेपी का मुतबादिल है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को जिताने की अपील की और कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी को रोक सकती है। उधर राहुल ने अमेठी में अपनी पार्टी को बीजेपी का मुतबादिल बताया, तो आज ही अंग्रेजी के एक बड़े कारोबारी अखबार में उनके करीबी रुकन पार्लियामेंट मिलिंद देवड़ा ने भी एक मजमून लिखकर बताया कि सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी से लड़ सकती है। दरअसल कांग्रेस की ये मुहिम कई इलाकाइयों की बढ़ती ख्वाहिशात को रोकने और राहुल गांधी की दावेदारी को मजबूत करने के मकसद से शुरू हुई है। कांग्रेस की फिक्र अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार को लेकर है। केजरीवाल किसी न किसी बहाने से खुद को नरेंद्र मोदी के मुकाबले में ला रहे हैं, तो दूसरी जानिब बिहार में बरसर इक्तदार जेडीयू ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया है। इसके जवाब में आरजेडी के तर्जुमान ने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए पूरा मुल्क लालू प्रसाद की तरफ देख रहा है। ममता, मुलायम, मायावती, पवार वगैरह की पोजीशनिंग अलग है। ऐवान का सरमाई इजलास खत्म होते ही अब सबकी नजरें काबीना के रद्दोबदल और बीजेपी की तंजीम में होने वाली तब्दीली पर टिकी है। बीजेपी के रहनुमाओं की धड़कनें तेज हो चुकी है। कहा जा रहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते अपनी काबीना के मेंबरान की जो दावत की थी, वो कई वज़रा के लिए फेयरवेल की तरह था। बीजेपी के माहिरीन जराये की माने तो ऐवान के बजट इजलास में कई वज़रा सिर्फ रुकने पार्लियामेंट के तौर पर शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि बिहार के 2 वज़रा को हटाया जा सकता है और 2 वज़रा के महकमे यकीनी तौर से बदलेंगे। अगर सुदर्शन भगत झारखंड के सदर बनते हैं तो वहां से कोई नया चेहरा आएगा और असम से भी सर्बानंद सोनोवाल की जगह कोई नया चेहरा काबीना में शामिल होगा। उत्तर प्रदेश से नए वजीर हुकूमत में आएंगे और कुछ ममलिकती वज़रा की तरक्की हो सकती है। राव साहेब दानवे को महाराष्ट्र का सदर बनाने के बाद उनकी जगह वहां से किसी को नहीं लिया गया है। महाराष्ट्र से कम 2 नए वजीर बनेंगे, जिनमें से एक शिवसेना के अनिल देसाई हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा तब्दीली के इम्कानात हैं। 2017 में होने वाले इंतखाबात की वजह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों का फोकस उत्तर प्रदेश पर है। वहां के 5 ममलिकती वज़रा की तरक्की मुमकिन है। बताया जा रहा है कि मुख्तार अब्बास नकवी, मनोज सिन्हा, रामशंकर कठेरिया और महेश शर्मा को काबीनी वजीर बनाया जा सकता है।
ऐवान के सरमाई इजलास में कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी और कुमारी शैलजा ने दो मुख्तलिफ मंदिरों का मुद्दा क्यों उठाया, ये किसी को समझ में नहीं आया। अब कांग्रेस रहनुमा इससे हुए नुकसान की भरपाई में जुटे हैं। इन दोनों मामलों में कांग्रेस की बड़ी किरकिरी हुई है। राहुल को असम के बारपेटा मंदिर के इजलास में न जाने देने के मामले की हकीकत असम कांग्रेस के ही एक रहनुमा ने बता दी है। सूबाई हुकूमत के वजीर ज़राअत चंदन सरकार के हवाले से बताया जा रहा है कि राहुल गांधी खुद ही मंदिर के सुबह के इजलास में नहीं गए थे। माहिरीन ज़राए का कहना है कि सुबह के इजलास में जाने के कई उसूल हैं जिनका अमल करना होता है। उनमें से एक अमल धोती पहनने का भी है। इसे मानना सबके लिए लाजमी होता है और कहा जा रहा है कि राहुल इसके लिए तैयार नहीं हुए, इसलिए उन्होंने बाद के इजलास में जाने का फैसला किया जब इतने सख्त उसूलों पर अमल नहीं किया जाता है। लेकिन राहुल ने ऐवान में कहा था कि आरएसएस के लोगों ने उनको मंदिर में जाने से रोका था। उससे पहले साबिक मरकजी वजीर कुमारी शैलजा ने कहा कि द्वारिका के मंदिर में घुसने से पहले उनकी जात बिरादरी पूछी गई थी। अगले दिन अरुण जेटली ने जब मंदिर की एंट्री बुक में लिखी कुमारी शैलजा की तंकीद पढ़कर सुना दी तो वो अपनी बात से पलट गई और कहा कि द्वारिका के अहम मंदिर में नहीं बल्कि एक दूसरे मंदिर में उनसे जात और तबके के बारे में पूछा गया था। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। दरभंगा से अपने मेंबर पार्लियामेंट कीर्ति आजाद को पार्टी से मुअत्तल करने का फैसला बीजेपी के गले की हड्डी बनता जा रहा है। बिहार में पार्टी की शिकस्त पर सवाल उठाकर चुप बैठ गए पार्टी के बुजुर्ग लीड जान ने इस मसले पर मीटिंग की है। मुरली मनोहर जोशी के रिहाइशगाह पर आज हुई 1 घंटे तक चली इस मीटिंग में लाल कृष्ण आडवाणी के साथ साथ जोशी, शांता कुमार और यशवंत सिन्हा ने शिरकत की। इन चारों लीड जान ने बिहार इंतखाबात के बाद भी मीटिंग की थी और मुश्तरका बयान जारी करके जिम्मेदारी तय करने की बात कही थी। बताया जा रहा है कि आज की मीटिंग में आजाद के पार्टी से मुअत्तली पर तबादला ख्याल हुआ। इससे कबल आजाद ने पार्टी के सरप्रस्त ग्रुप से मुदाखलत किए जाने का मुतालबा किया था। इस सरप्रस्त ग्रुप में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला राजनाथ सिंह शामिल हैं। गौरतलब है कि दिल्ली वजीला क्रिकेट एसोसिएशन यानी DDCA में घोटाले का मसला उठाने और उसमें अरुण जेटली का नाम घसीटने की वजह से बीजेपी ने आजाद को पार्टी से मुअत्तल किया है। अब कहा जा रहा है कि पार्टी मुखालिफ बयानबाजी के लिए शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कीर्ति आजाद को मुअत्तल करने के मसले पर बीजेपी में आपसी झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा के बाद अब पार्टी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी उनकी हिमायत में उतर आए हैं। उन्होंने आजाद की मुअत्तली को गलत बताते हुए कहा कि किसी भी ईमानदार मेंबर पार्लियामेंट को मुअत्तल करना ठीक नहीं है। स्वामी ने यह भी कहा कि आजाद अब भी बीजेपी के रुकन हैं और वो उनको पार्टी का रुकन बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। स्वामी ने यह भी कहा कि अगर पार्टी की जानिब से उनको वजह बताओ नोटिस जारी होता है तो उन्होंने इसका जवाब तैयार कर लिया है। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने आज लगातार दूसरे दिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि मोदी इंतखाबात से पहले तरह तरह के घोटालों की बात किया करते थे। अब क्रिकेट घोटाला सामने आया है तो इसका खुलासा करने वाले मेंबर पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया गया है। और न खाऊंगा न खाने दूंगा की बात करने वाले वजीर आजम जी बिल्कुल खामोश हैं। अपने इंतखाबी हल्के अमेठी के 2 रोजा दौरे से वापस लौटते हुए राहुल ने चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर सहाफियों से कहा कि बीजेपी से मुअत्तल मेंबर पार्लियामेंट ने DDCA में घोटाले का जो मसला उठाया है उसकी जांच होनी चाहिए। राहुल ने कहा कि वजीर आजम मुल्क के वजीर आजम हैं, लेकिन लोगों का भरोसा टूट रहा है, उन्हें एक्शन लेना चाहिए। इससे कबल राहुल गांधी अपने तयशुदा प्रोग्राम से 2 घंटा पहले ही अमेठी से रवाना हो गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे मकबूल लीडरों में 7वें मुकाम पर हैं। इस सर्वे में अमेरिकी सदर बराक ओबामा को दुनिया का सबसे मकबूल लीडर मुंतखब किया गया है। उनको 59% लोगों ने पसंद किया और 29% ने नापसंद किया है। ORB इंटरनेशनल के इंटरनेशनल वर्ल्ड लीडर इंडेक्स के लिए विन गैलप की जानिब से कराए गए सर्वे में दुनिया के 65 ममालिक की आवाम से राय ली गई। इसमें से 24% लोगों ने मोदी के हिमायत में वोट किया जबकि 20% लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया है। चीन के सदर शी जिनपिंग को 30% लोगों ने नापसंद किया है। बावजूद इसके वो मोदी से एक पायदान ऊपर हैं। दूसरे मुकाम पर जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल, तीसरे मुकाम पर ब्रिटेन के वजीर आजम डेविड कैमरन और चौथे मुकाम पर फ्रांस के सदर फ्रांसवा ओलांदे हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 5वें मुकाम पर हैं।
दिल्ली में 1 जनवरी से नाफिज होने जा रही ताकजुफ्त फॉर्मूले के तहत गाड़ियों के अलग अलग दिनों में चलने के मंसूबे का आज खाका पेश किया गया। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस मंसूबे के बारे में तमाम जरूरी मंजूरी हासिल कर ली गई है और अगले पीर को इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीएनजी वाली गाड़ियां, दोपहिया गाड़ियां, वो गाड़ियां जो खवातीन चला रही हों और जिस्मानी तौर से माजूर लोगों को ले जा रहे गाड़ियों को इस मंसूबे से अलग रखा गया है। वीवीआईपी शख्सियात से जुड़ी गाड़ियां और वजारत दिफा की गाड़ियों को भी इससे मुस्तस्ना रखा गया है। हालांकि केजरीवाल ने अपने आप को छूट से अलग रखा है। वो ताकजुफ्त फार्मूले का एहतराम करेंगे। उन्होंने बताया कि इतवार के अलावा हर दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ये फार्मूला नाफिज रहेगा और बाहर से आने वाली गाड़ियां भी इसके दायरे में आएंगी। इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों पर 2000 रुपए का जुर्माना आयद होगा। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। अरुण जेटली के खिलाफ हल्ला बोलकर आप, कांग्रेस और विपक्ष ने भारी राजनीतिक हंगामा बनाया है। विपक्ष का मकसद भ्रष्टाचार के मामले में मोदी सरकार की बोलती बंद करना है। भारत का वित्त मंत्री यदि आरोपों में घिरा रहा, उसे लेकर संसद में हंगामा बने तो आगे क्या होगा, इस पर आगे चर्चा करें। उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। ऐवान के सरमाई इजलास का आखिरी हिस्सा वजीर खजाना अरुण जेटली बनाम दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की सनसनी में निकल गया। हुकूमत रस्में पूरी करने के अलावा कोई काम नहीं करा पाई। इसके बरक्स पार्टी और हुकूमत दोनों कटघरे में खड़े हुए। ये केजरीवाल की खूबी है कि उन्होंने तिल का ताड़ बना दिया। उन्होंने बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली कहावत को सही साबित किया है। क्रिकेट, हॉकी और बीजेपी की सियासत की वजह से दर्जनों ऐसे लोग हैं जो जेटली से खार खाए बैठे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी उन पर सवाल उठाने की। जब केजरीवाल ने डीडीसीए बदउनवानी में उनको कटघरे में खड़ा किया तो बिशन सिंह बेदी, कीर्ति आजाद और सुरिंदर खन्ना से लेकर साबिक आईपीएस अफसर केपीएस गिल तक खुलकर सामने आ गए। सबने जेटली के खिलाफ महाज खोल दिया। इस पूरे तनाजे के दो पहलू हैं। एक पहलू हुकूमत, बीजेपी और पार्लियामानी सियासत का है तो दूसरा पहलू जाती तौर पर अरुण जेटली का है। बाकायदा डीडीसीए तनाजे से हुकूमत का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेटली पर अपने सरकारी ओहदे का इस्तेमाल करके कोई गलत काम करने का इल्जाम आयद नहीं किया गया है। डीडीसीए की गड़बड़ियों का इल्जाम भी सीधे तौर पर उनके ऊपर नहीं लगा है। उन पर इल्जाम ये है कि उनके डीडीसीए के सदर रहते हुए इदारे में कई गड़बड़ियां हुई। दूसरी तरफ डीडीसीए का कहना है कि गड़बड़ी करने वालों की पहचान हो चुकी है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है। जाहिर है कि यह हुकूमत से अलग एक गैर सरकारी इदारे के कामकाज की गड़बड़ियों का मामला है, जैसा यूपीए 2 के इक्तदार के वक्त उस वक्त के वजीर कानून सलमान खुर्शीद पर इल्जाम आयद किया गया था। अरविंद केजरीवाल ने उन पर इल्जाम आयद किया था कि उनकी तंजीम ने हैंडीकेप लोगों की साइकिल के पैसे में गड़बड़ी की। इस मामले को लेकर केजरीवाल फर्रुखाबाद तक गए थे, लेकिन उल्टा कांग्रेस ने खुर्शीद को वजीर कानून से तरक्की देकर वजीर खारजा बना दिया और केजरीवाल व उनकी पार्टी देखती रही। जेटली का मामला भी उसी तरह का है, लेकिन इसे केजरीवाल ने एक अजीब सा मोड़ दे दिया। उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार पर लगे बदउनवानी के इल्जामात और सीबीआई के छापे को इस तनाजे से ढक दिया है। उनके एक और ज्वाइंट सेक्रेटरी सतह के अफसर जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़े हैं, जिनके यहाँ से कई फ्लैट्स के कागजात और कई किलो सोना बरामद हुआ है, लेकिन वो मामला भी हाशिए में चला गया। केजरीवाल ने काफी होशियारी से मामले का रुख नरेंद्र मोदी से अरुण जेटली की ओर मोड़ा। उनका पहला हमला मोदी पर ही था, लेकिन शाम होते होते वो बदल गए और इल्जाम आयद किया कि डीडीसीए के दस्तावेज खोजने के लिए सीएम सेक्रेटेरिएट में छापेमारी की गई। जेटली को कमजोर कड़ी मानकर केजरीवाल और फिर बाद में कांग्रेस ने उनको निशाना बनाया। केजरीवाल चाहते थे कि जेटली का ये जाती मामला बीजेपी और हुकूमत के गले की हड्डी बने। इसमें वो कामयाब रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर अमित शाह दोनों ने जेटली की हिमायत की है। वैसे भी मोदी इल्जामात की बुनियाद पर किसी वजीर को नहीं हटाने की हिकमत अमली पर चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने जेटली पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। अब ये मामला अदालती बन चुका है। जेटली ने हतक इज्जत का मामला दर्ज कराया तो कीर्ति आजाद भी पीआईएल करने वाले हैं। केजरीवाल हुकूमत ने भी एक तफ्तीशी कमीशन बना दिया है, लेकिन इससे सियासी तनाजा थमने वाला नहीं है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद अरुण जेटली के संकट पर चर्चा करेंगे।
अरुण जेटली के खिलाफ मोर्चा खोलकर अरविंद केजरीवाल ने जो लड़ाई शुरू की है उसमें वे खुद और उनकी पार्टी के नेता मैदान में हैं, तो राजनीति और दिल्ली सरकार की मशीनरी का भी रोल है। उस नाते यह मामला लंबा चलेगा। मोदी सरकार का यह विकट संकट है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन है। अशोक जी, अरुण जेटली बनाम अरविंद केजरीवाल में जो हल्ला हुआ उसकी सनसनी अब कुछ कम हुई है, लेकिन तमाशा ये लगता है कि लंबा चलेगा। आपका क्या मानना है, ये ज्यादा लंबा खींचेगा या नहीं खींचेगा? देखिए, आमतौर पर अदालत में जब भी मानहानि के केस चलते हैं वो लंबे चलते हैं। और इतने लंबे चलते हैं कि लोग उनको भूल भी जाते हैं। लेकिन तुरंत वो लोगों के सामने रहते हैं। जैसे अभी भी अदालत में जाना और फिर जिस तरह का आज मीडिया का स्वरूप है, तो वो बहुत बड़ा इवेंट बन के लोगों के सामने आता है। पर मुझे लगता है कि इस तरह के इतने केसेस चल रहे हैं इस देश में, और बड़े बड़े नेताओं के बीच में, केजरीवाल के साथ ही कई नेताओं के केस चल रहे हैं, तो उसमें डेट पड़ती रहती है और ऐसा केस सालों साल चलते रहते। नहीं, वो चलते रहते मान, लेकिन जैसे 5 जनवरी को अगली पेशी है, उसके बाद राम जेठमलानी वहां मौजूद होंगे, फिर उसके बाद जनवरी में, क्योंकि अगर अरुण जेटली कोर्ट गए हैं तो वो तो इस मकसद से गए कि तुरंत फिक्स हो और अरविंद केजरीवाल और ये झूठे साबित हो, तो क्या ये जल्दी संभव है? देखिए, संभव तो हमारे देश में अदालतों में कुछ भी जल्दी होना संभव नहीं है। लेकिन क्या होता है, एक या दूसरी हियरिंग के बाद कोर्ट में पेशी से एग्जम्पशन मिल जाती है, ठीक है, तो नेता लोग तो बाहर चले जाते हैं। वकील फिर उस केस को चलता रहता है कई साल तक, और मीडिया का फोकस भी थोड़े दिन बाद किसी और इश्यू पर चला जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो तमाशा हुआ है ये बहुत लंबा चलेगा। अरुण जेटली का कोर्ट में जाना ज्यादा ये नहीं था, अपने आप को उलझाने वाली बात नहीं थी। नहीं, देखिए, एक बात क्या होती है कि जब भी कोई किसी पर आरोप लगाता है, निराधार हो या कैसे हो, वो जो लोगों के मन में एक इमेज छोड़ते हैं ना, उसका प्रतिकार करना उसी समय बहुत जरूरी है। या तो ये मुद्दा संसद में उठाया जाता तो अरुण जेटली संसद में इसका जवाब देते, लेकिन अगर वो मामला इस तरह से दिखाया जाए कि वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और उसमें ये दोषी ऐसे दिखते हैं, तो उसके प्रतिकार करने का एक ही तरीका है कि आप तुरंत एक मानहानि का दावा ठोक दीजिए। ये बात ठीक है। और 2 दावे ठोकने के बाद जनता में ये इंप्रेशन जाता है कि अगर ये नेता भ्रष्ट होता तो ये 10 करोड़ का दावा नहीं ठोकता और क्रिमिनल दावा भी नहीं ठोकता। तो मुझे लगता है ये जो जनता में परसेप्शन बनता है, आरोप लगने पर जनता जब बातचीत करती है, बहस करती है, तो उसका तुरंत प्रतिकार करने के लिए ये मानहानि का दावा एक बड़ा अच्छा रास्ता है। लेकिन यहाँ दिल्ली सरकार अपनी तरफ से एक कमीशन अलग बैठा रही है, वो और डीडीसीए की जांच का एक अलग मामला किया। तो सरकार एक तरफ पार्टी, प्रदेश सरकार, कमीशन, दूसरी तरफ एक ये अदालत की कार्रवाई, तो ये तीनों चारों से लगता नहीं कि हंगामा ये लंबा खींचेगा, चलेगा। गृह मंत्रालय दिल्ली सरकार को चलाता है, तो क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री इस प्रकार के आरोपों पर कोई आयोग बिठा सकता है कि नहीं? इस पर अभी फाइनल वर्ड नहीं आया है। इस पर कौन कॉल करेगा? नहीं, देखिए, वो कौन करे, गृह मंत्रालय उसे ना करे, ये करे तो बवाल तो खींचेगा ना। असली तो इश्यू ये कि तमाशा जो है वो तमाशा लंबा चले। देखिए, केजरीवाल की शुरू से कोशिश ये है कि वो सरकार एक तमाशे की तरह चलाए। उनको जब भी कोई मौका मिलता है तो उसको वो एक इवेंट बनाने की कोशिश तो ये इवेंट क्यों बनाने दे रहे हैं? मतलब असली तो मुद्दा ये कि केजरीवाल को मौका तो इधर से मिल रहा है ना। देखिए, अगर कोई आरोप लगेगा तो उसका प्रतिकार करने के जो भी रास्ते हैं वो अपनाने पड़ेंगे, नहीं तो लोग समझेंगे सचमुच में नेता भ्रष्ट है। तो मुझे लगता है मानहानि का दावा ठोक कर तुरंत जो उसका जवाब देना चाहिए था वो तो एक बार दे दिया गया। पर उससे आप क्या तमाशा खत्म होने की संभावना 1-2 महीने में मानते हैं या लंबा चलेगा ये कुछ? नहीं, जो मानहानि के मुकदमे में तो तमाशा नहीं चलेगा ज्यादा देर, लेकिन हाँ, अगर वो आयोग बनाने में सफल हो जाते हैं, हाँ, आयोग बनेगा और वो आंदोलन, मतलब उसके साथ तो एक पार्टी, प्रदेश सरकार सब हो गए, उस मुकाबले में इधर अकेले की लड़ाई नहीं हो गई अरुण जेटली की। लेकिन क्या केजरीवाल सरकार इस मुद्दे में आयोग बनाने के लिए सक्षम है? इसका फैसला अभी केंद्र सरकार को लेना पड़ेगा। वो तो केंद्र सरकार ले न ले कुछ भी हो, वो तो अपनी तरफ से अड़ेंगे, और अड़ना अपने आप में तमाशा है। देखिए, केजरीवाल का उस तरह से देखें तो हर मामले में जो मूव है, उन्होंने पहले प्रधानमंत्री को गाली दे दी, फिर थोड़े दिन बाद लगा तो कुल मिलाकर जो परसेप्शन उनके बारे में बन रहा है कि वो गवर्नेंस में विश्वास नहीं रख रहे हैं, और वो इस प्रकार से तमाशे करके केंद्र से भिड़कर और 5 साल बाद कहेंगे कि मुझे काम नहीं करने दिया गया। मुझे लगता है कि वो इससे अगर कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं तो उसमें उनको कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि मीडिया में इस प्रकार के तमाशे
चलते रहेंगे। और ख़ास तौर से जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस प्रकार की तस्वीरें मिलती हैं कि नेता कोर्ट में जा रहे हैं, कभी सोनिया गांधी कोर्ट में जा रही हैं। हाँ, तो वही तो मेरा कहना है कि एक तरफ सोनिया गांधी और उनकी अदालत में जाने का हल्ला इतना होना, फिर दूसरा एक और अदालत का ये मामला, तो ये कुल राजनीति में ये एक ठहराव, ये अजीब विचित्र स्थिति नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है कि देश की राजनीति इस प्रकार से नेताओं के आरोप प्रत्यारोप से चले। लोग चाहते हैं सरकार चले, काम करे, परफॉर्मेंस दिखाए। केजरीवाल भी अपना काम करके दिखाए, केंद्र सरकार। लेकिन ये जो कोर्ट में जाकर आरोप लगाकर और प्रत्यारोप लगाकर ये जो प्रकार की जो राजनीति हो रही है, ये कोई लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। नहीं, तो उस नाते आपके अनुसार अरुण जेटली की लड़ाई, क्या ये नहीं लगता है कि वो अदालत में जाने के बाद अकेले की लड़ाई हो गई, वो राजनीतिक पार्टी बीजेपी सरकार की लड़ाई नहीं है? क्योंकि क्रिकेट और डीडीसीए का मामला है। ये क्या मानना है? नहीं, देखिए, अगर केजरीवाल का आरोप उसकी लड़ाई राजनीतिक है तो अरुण जेटली अकेले कैसे पड़ जाएंगे? उनके साथ भी उनकी पूरी सरकार और पूरी उनकी पार्टी खड़ी रहेगी। उसमें कीर्ति आजाद, या ये जो एक सवाल है अपनी जगह वैलिड सवाल है कि भाई कीर्ति आजाद, ये तो वो भी अपनी तरह से लड़ाई पार्टी के अंदर लड़ रहे हैं, तो पार्टी एकजुट नहीं है। कीर्ति आजाद से ये कहना पार्टी एकजुट नहीं है, ठीक नहीं होगा। कीर्ति आजाद तो डीडीसीए के बारे में कई साल से बातचीत कर रहे हैं और यूपीए सरकार के दौरान इस पर इंक्वायरी हो चुकी है। उस इंक्वायरी में साफ कहा गया अरुण जेटली का कोई रोल नहीं है। उसके बावजूद भी वो लपेटने की कोशिश में मुझे नहीं लगता कीर्ति आजाद सफल हो पाए। कुल मिला के आपके अनुसार इस तमाशे की, इस आरोप प्रत्यारोप में मतलब एक रूटीन राजनीतिक मामला मानते हैं? रूटीन नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक है। क्योंकि राजनीति चुनाव में लड़ी जाती है, उसके बाद जो सत्ता में आता है उसे काम करके दिखाना होता है। अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं और आप उस तरह से दुनिया को, जनता को उलझाए रखना चाहते हैं, तो लोग बड़े समझदार हैं और लोग देख रहे हैं कि केजरीवाल का पूरा एजेंडा जो है वो तमाशे का है, न कि गवर्नेंस का है। जी अशोक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@ट्विटर और फेसबुक/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।